झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने पूछताछ के लिए ईडी को दिया 31 जनवरी का समय। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन कथित भूमि घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में पूछताछ के लिए प्रवर्तन निदेशालय को 31 जनवरी का समय दिया है। बता दें कि प्रवर्तन निदेशालय को उनकी उपलब्धता की सूचना देते हुए उन्होंने मेल भेजा है। खबरों को माने तो पार्टी के सूत्रों ने इस बात की जानकारी दी। 27 जनवरी को ईडी ने मुख्यमंत्री को पत्र लिखकर मामले के संबंध में पूछताछ के लिए 29 या 31 जनवरी की तिथि मांगी थी। बता दें कि प्रवर्तन निदेशालय की टीम झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से पूछताछ के लिए उनकी दिल्ली स्थित मकान में पहुंची थी, लेकिन वे वहां नहीं मिले। ईडी की टीम दिल्ली में मुख्यमंत्री की तलाश में शांति निकेतन, मोतीलाल नेहरू मार्ग और झारखंड भवन भी गई, लेकिन मुख्यमंत्री नहीं मिले। ईडी की कार्रवाई के खिलाफ जेएमएम ने किया जगह जगह विरोध प्रदर्शन। झारखंड में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को ईडी का लगातार समन देने और पूछताछ के खिलाफ जेएमएम ने जगह जगह विरोध प्रदर्शन किया। इसे लेकर राज्य में झामुमो कार्यकर्ताओं में आक्रोश है। कहीं कार्यकर्ता चक्का जाम कर रहे हैं तो कहीं जोरदार नारेबाजी हो रही है। बता दें कि लोकसभा चुनाव से पहले मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन पर प्रवर्तन निदेशालय की कार्रवाई से झारखंड में सियासी हलचल मच गई है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से पूछताछ के लिए प्रवर्तन निदेशालय की टीम सोमवार सुबह उनके दिल्ली स्थित आवास में पहुंची थी, लेकिन उनसे टीम की मुलाकात नहीं हो पाई। इधर झारखंड में इसे लेकर झामुमो कार्यकर्ताओं में आक्रोश है और जगह जगह धरना प्रदर्शन किए जा रहे हैं। झारखंड में बागेश्वर धाम सरकार के कार्यक्रम को हाईकोर्ट ने दी अनुमति। झारखंड में कथावाचक बाबा बागेश्वर धाम सरकार का कार्यक्रम पलामू में होगा। बाबा बागेश्वर धाम सरकार के कार्यक्रम के मामले में सोमवार को झारखंड उच्च न्यायालय में सुनवाई हुई। उच्च न्यायालय ने मामले में सुनवाई करते हुए कार्यक्रम की अनुमति दे दी है। जिला प्रशासन ने कार्यक्रम की अनुमति को रद्द कर दिया था। बता दें कि बाबा बागेश्वर के कार्यक्रम की अनुमति पलामू जिला प्रशासन ने रद्द कर दी थी। बाद में श्री हनुमंत कथा आयोजन समिति मामले को लेकर उच्च न्यायालय गई थी। उच्च न्यायालय में पूरे मामले की सुनवाई चल रही थी। सोमवार को हाईकोर्ट ने कार्यक्रम के आयोजन की अनुमति दे दी है। दरअसल 10 जनवरी को पलामू जिला प्रशासन ने कानून व्यवस्था का हवाला देते हुए अनुमति को रद्द कर दिया था। उच्च न्यायालय ने इस आदेश को अवैध माना है। पलामू में दिसंबर के महीने में ही बाबा बागेश्वर का कार्यक्रम निर्धारित किया था, लेकिन पर्यावरण को नुकसान की बात कहकर अनुमति को रद्द किया गया था। झारखंड कांग्रेस का बड़ा बयान, कहा राष्ट्रपति शासन लगाने की साजिश। झारखंड में गठबंधन सरकार में शामिल कांग्रेस ने बीजेपी पर हमला करते हुए कहा है कि बीजेपी द्वारा ऐसी अफवाह फैलाई जा रही है कि झारखंड के सीएम फरार हैं और लापता हैं। झारखंड पीसीसी चीफ राजेश ठाकुर ने कहा है कि कहीं न कहीं झारखंड सरकार को अस्थिर करने की कोशिश है और झारखंड में कानून व्यवस्था की समस्या खड़ी करने की बीजेपी की नीयत है। जानबूझकर ऐसे बयान दिए गए हैं कि मुख्यमंत्री जी लापता हैं और मुख्यमंत्री जी फरार हैं। जब मुख्यमंत्री ने ईडी से 31 जनवरी का समय लिया है, फिर इस तरह की खबरें आ रही हैं जो कि पूरी तरह गलत हैं। राजेश ठाकुर ने हमला करते हुए कहा है कि जानबूझकर ऐसी खबरें फैलाई जा रही हैं ताकि झारखंड में अफरा तफरी का माहौल हो। ईडी की कार्रवाई को लेकर झारखंड के राज्यपाल का बड़ा बयान, कहा कानून सबके लिए है बराबर। झारखंड में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के खिलाफ प्रवर्तन निदेशालय की कार्रवाई को लेकर झारखंड के राज्यपाल ने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि अगर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन आज जवाब नहीं दे रहे हैं तो उन्हें कल इसका जवाब देना होगा। कानून सबके लिए बराबर है और सबको कानून का पालन करना चाहिए। राज्यपाल ने कहा कि झारखंड में चल रही सभी राजनीतिक गतिविधियों पर हमारी नजर है और इसको लेकर जो भी नियम संगत कार्रवाई होगी वह किया जाएगा। उन्होंने कहा कि हम ईडी की कार्रवाई के बारे में ज्यादा कुछ नहीं जानते, क्योंकि ईडी नियम सम्मत कार्रवाई कर रही है और उसके लिए उनके अधिकारी अधिकृत हैं।
यह हमारा काम नहीं है कि हम ईडी की कार्रवाई पर नजर रखें या वह क्या कर रही है उसके बारे में हम जानें। उन्होंने कहा कि झारखंड में विधि व्यवस्था की स्थिति बहुत खराब है और इसे लेकर कई बार चिंता जाहिर की गई है। झारखंड में इस दिन से शुरू होगा संयुक्त सिविल सेवा परीक्षा 2023 के लिए आवेदन। अगर आप झारखंड में सरकारी नौकरी तलाश कर रहे हैं तो ये खबर आपके लिए बेहद जरूरी है। जेपीएससी यानी झारखंड लोक सेवा आयोग ने संयुक्त सिविल सेवा परीक्षा 2023 के लिए योग्य उम्मीदवारों से आवेदन आमंत्रित किए हैं। हालांकि अभी इसके लिए आवेदन की प्रक्रिया शुरू नहीं हुई है। एक बार शुरू होने के बाद उम्मीदवार आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर आवेदन कर सकेंगे। नोटिफिकेशन में दिए गए विवरण के अनुसार आवेदन प्रक्रिया 1 फरवरी से शुरू होगी, जो 29 फरवरी को खत्म कर जाएगी। वहीं उम्मीदवार 1 मार्च तक एग्जाम फीस जमा कर सकते हैं। बता दें कि जेपीएससी प्रारंभिक परीक्षा 17 मार्च 2024 से शुरू होगी। यह भर्ती अभियान 342 रिक्तियों को भरने के लिए चलाया जा रहा है। इस भर्ती के लिए उम्मीदवारों की न्यूनतम आयु 21 वर्ष और अधिकतम आयु 35 वर्ष होनी चाहिए। बता दें कि अनारक्षित ईडब्ल्यूएस, ईबीसी और ओबीसी श्रेणियों के उम्मीदवारों के लिए आवेदन शुल्क 100 रुपए है, जबकि आरक्षित श्रेणी के उम्मीदवारों को 50 रुपए का भुगतान करना होगा। झारखंड में 31 जनवरी से 1 फरवरी के बीच कई जिलों में बारिश की संभावना। झारखंड में एक बार फिर मौसम के बदलने के संकेत मिल रहे हैं। खबरों को माने तो झारखंड में 31 जनवरी से 1 फरवरी के बीच कई जिलों में बारिश की संभावना है। इससे ठंड बढ़ेगी। मौसम विभाग के अनुसार पश्चिमी विक्षोभ के कारण रविवार को भी सुबह से राजधानी रांची समेत झारखंड के कई जिलों में बादल छाए रहे। मौसम विज्ञान केंद्र के अनुसार अगले 1-2 दिनों तक आसमान में बादल छाए रहेंगे, लेकिन 31 जनवरी से बारिश की संभावना है। वहीं 2 फरवरी से आसमान से बादल छटेंगे तो मौसम साफ रहेगा। बता दें कि 31 जनवरी को झारखंड के दक्षिणी और निकटवर्ती मध्य भागों बोकारो, चाईबासा, रांची, रामगढ़, सरायकेला खरसावां, जमशेदपुर, गुमला और सिमडेगा आदि जिलों में बारिश की संभावना जताई गई है। हालांकि इसको लेकर मौसम विज्ञान केंद्र की ओर से किसी तरह का कोई अलर्ट जारी नहीं किया गया है। देश में कोविड-19 के सामने आए 112 नए मामले। भारत में एक दिन में कोविड-19 के 112 नए मामले सामने आए हैं, जबकि उपचाराधीन मरीजों की संख्या 1460 हो गई है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने सोमवार को इसकी जानकारी दी। मंत्रालय के 8 बजे जारी किए गए आंकड़ों के अनुसार पिछले 24 घंटे में वायरस से कोई मौत नहीं हुई है। पिछले साल 5 दिसंबर तक दैनिक मामलों की संख्या दोहरे अंकों में आ गई थी, लेकिन वायरस के नए स्वरूप और ठंड के कारण से संक्रमण के मामलों में वृद्धि दर्ज की गई। मीडिया की खबरों को माने तो 5 दिसंबर के बाद एक दिन में सर्वाधिक 31 दिसंबर को 841 मामले सामने आए थे, जो मई 2021 में आए मामलों का 0.2% था। कोविड के उपचाराधीन मरीजों में से लगभग 92% मरीज घर पर ही पृथकवास में हैं। खबरों को माने तो वर्तमान में उपलब्ध आंकड़ों से पता चलता है कि JN.1 उपस्वरूप के वजह से न तो नए मामलों में तेजी से वृद्धि हो रही है और न ही अस्पताल में भर्ती होने वाले मरीजों की संख्या में वृद्धि हुई है। देश में कोरोना वायरस के डेल्टा स्वरूप के कारण अप्रैल-जून 2021 में महामारी की स्थिति बेहद भयावह हो गई थी और उस दौरान 7 मई 2021 को देश में एक दिन में संक्रमण के 4,14,188 नए मामले सामने आए थे और 3,915 मौतें हुई थी। शिक्षा मंत्रालय ने खारिज किया यूजीसी का प्रस्ताव। जनरल कैटेगरी से नहीं भरे जाएंगे SC, ST और OBC के पद। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के प्रस्ताव को केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय ने खारिज कर दिया है। आरक्षित श्रेणी SC, ST और OBC के पद सामान्य श्रेणी से नहीं भरे जाएंगे।
यूजीसी ने उच्च शिक्षा संस्थान में खाली आरक्षित श्रेणी के पदों को सामान्य श्रेणी से भरे जाने का सुझाव दिया था, जिस पर विवाद बढ़ता देख शिक्षा मंत्रालय ने स्पष्ट कर दिया है कि आरक्षित वर्ग के एक भी पदों को डी रिजर्व नहीं किया जाएगा। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने स्पष्ट किया है कि एक भी पद अनारक्षित नहीं किया जाएगा और केंद्रीय शैक्षिक संस्थान यानी शिक्षक संवर्ग में आरक्षण अधिनियम 2019 के लागू होने के बाद आरक्षण के बारे में अस्पष्टता की कोई गुंजाइश नहीं है। वहीं यूजीसी अध्यक्ष एम जगदीश कुमार ने यह भी स्पष्ट किया कि अतीत में केंद्रीय शैक्षणिक संस्थानों में आरक्षित श्रेणी के पदों का कोई आरक्षण रद्द नहीं किया गया है और ऐसा कोई आरक्षण रद्द नहीं होने जा रहा है। अंतरिम बजट में केंद्रीय कर्मचारियों को मिल सकता है वेतन वृद्धि व डीए एरियर का तोहफा। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण 1 फरवरी को देश का अंतरिम बजट पेश करेंगी। कर्मचारियों ने अंतरिम बजट से खासी उम्मीदें लगा रखी हैं। यह चुनावी साल है और कुछ ही दिनों में देश में आम चुनाव होने वाले हैं। ऐसे में माना जा रहा है कि सरकार केंद्रीय कर्मचारियों को लुभाने के लिए कई बड़े ऐलान कर सकती है। सरकार केंद्रीय कर्मचारियों के लिए बजट में वेतन में वृद्धि से लेकर कई अन्य लुभावनी घोषणाएं कर सकती हैं। कर्मचारी संगठनों को उम्मीद है कि सरकार सैलरी को लेकर उनकी मांगे स्वीकार कर सकती हैं। अब लोगों की नजरें इस बात पर लगी हैं कि सरकार बजट 2024 में फिटमेंट फैक्टर बढ़ाने, 8वां वेतन आयोग लाने और 18 महीने के डीए एरियर पर क्या घोषणा करने वाली है। माना जा रहा है कि 1 फरवरी को बजट पेश करते हुए वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण केंद्रीय कर्मचारियों का वेतन बढ़ाने की घोषणा कर सकती हैं। बता दें कि केंद्रीय कर्मचारी काफी लंबे समय से अपने वेतन को रिवाइज करने की मांग कर रहे हैं। इस संबंध में कर्मचारियों के संघों और सरकार के बीच कई दौर की बातचीत हो चुकी है।